बब्बन तांत्रिक जिसने सामना किया था गुंबद बासिनी का। लेकिन गुंबद बासिनी का सामना करने के लिए बब्बन ने श्रीलंका में एक बड़ा कांड कर दिया था। दरअसल बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु जब ये दोनों गुंबद बासिनी के उन मायावी जंगलों से 90 लाख रुपए लेकर बाहर निकले तो श्रीलंकाई पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया। और फिर जब श्रीलंकाई पुलिस ने इनके पास इतने पैसे देखे तो पुलिस को लगा कि शायद ये दोनों स्मगलर हैं, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे और वो नोट भी भारतीय नोट थे। इसीलिए श्रीलंकाई पुलिस को लगा कि शायद ये दोनों इंडिया से पैसे चुरा कर भागे हैं। इन्होंने वहाँ कोई रॉबरी की होगी और यहाँ पर आकर स्मगलिंग करना चाहते हैं। इसीलिए श्रीलंकाई पुलिस वाले इन दोनों को पकड़कर जेल में ले गए और फिर श्रीलंका के पुलिस वालों ने बब्बन की कुटाई कर दी थी। बब्बन के पिछवाड़े पर इतने लठ मारे थे कि बब्बन का पिछवाड़ा बुरी तरह से सूज चुका था। लेकिन जब बब्बन की मुलाकात जेल में ही तांत्रिक गुरु से हुई तो बब्बन को तांत्रिक गुरु के ऊपर दया आ गई। वो अपने गुरु को ऐसे जेल में बंद होकर नहीं देखना चाहता था। इसीलिए बब्बन और तांत्रिक गुरु ने एक योजना बनाई, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी गुंबद बासिनी के उन मायावी जंगलों में जाना था और सामना करना था गुंबद बासिनी की मायावी शक्तियों का। इसीलिए बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलना चाहते थे। और इसीलिए बब्बन ने श्रीलंका में एक कांड कर दिया। बब्बन ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनी और अपना पीछा कर रहे 8-10 पुलिस वालों को बब्बन ने गोली मार दी और गोली लगते ही उन पुलिस वालों की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन बब्बन और तांत्रिक गुरु ये दोनों जेल से भागकर उन मायावी जंगलों में पहुंच चुके थे जहां पर राज था गुंबद बासिनी की काली शक्तियों का। लेकिन इसके बाद जब ये दोनों उन जंगलों में पहुंचे तो वहां पर बब्बन और तांत्रिक गुरु ने गुंबद बासिनी का सामना किया। लेकिन वो गुंबद बासिनी और उसके दोनों गुलाम बब्बन और तांत्रिक गुरु को देखकर वहां से भाग चुके थे। इसके बाद बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही उन मायावी जंगलों से बाहर निकलकर श्रीलंका में आ गए। लेकिन जब बब्बन श्रीलंका के एक गांव में आया तो उसने देखा कि गांव में हर जगह बस उसके ही पोस्टर लगे हुए थे। बब्बन के पोस्टर गांव की हर गली हर दीवार पर थे, जिसे देखकर बब्बन काफ़ी खुश। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, वाह वाह तांत्रिक गुरु वाह, श्रीलंका के लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम लोगों के टैलेंट की कदर तो करते हैं। हमारा भारत जिसके लिए मैंने इतने बलिदान दिए, इतने सारे भूत प्रेत पिशाचों और छलावों से लड़ा, न जाने कितनी सारी शक्तियों का मैंने अपनी जान पर खेलकर सामना किया था। लेकिन भारत में आज तक मेरा एक भी फोटो नहीं लगा। लेकिन श्रीलंका में आए हुए अभी बस 1 महीना ही हुआ है और इतने में ही यहाँ के लोग बब्बन की शक्तियों को जान गए कि बब्बन कितना महान है। देखो तो सही तांत्रिक गुरु, यहाँ हर गली हर मोहल्ले हर घर पर बस मेरा ही फोटो लगा हुआ है। पता नहीं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन शायद लिखा होगा बब्बन एक महान तांत्रिक, क्योंकि बब्बन महान ही इतना है। हर कोई बब्बन के बारे में जानता है। तांत्रिक गुरु देखो तो सही यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तांत्रिक गुरु बब्बन की बातों को सुने जा रहे। तांत्रिक गुरु एक बार दीवारों की तरफ देखते, बब्बन के लगे हुए उन पोस्टरों को देखते और फिर दूसरी बार बब्बन की तरफ देखते और फिर अपने सर पर हाथ रखकर सर खुजलाते। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन भारत के लोग बहुत सीधे साधे हैं, कमीने तुमने इतने उत्पात मचाए लेकिन भारत के लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम उनके अपने हो। लेकिन ये श्रीलंका है, यहाँ अपने बाप को नहीं छोड़ते तो तू तो चीज़ ही क्या है। कमीने दीवारों पर लिखा हुआ है बब्बन द वांटेड। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कह रहा, ये वांटेड क्या होता है तांत्रिक गुरु, कोई नोवेल मिलने वाला है क्या मुझे? बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा। तांत्रिक गुरु बब्बन की तरफ देखकर गुस्से में,
फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, अबे अकल के अंधे, इसीलिए कहते हैं कि बचपन में पढ़ लिख लिया करो, लेकिन तुम तो अकल के अंधे हो और दिमाग के भी अंधे हो। बब्बन, वांटेड का मतलब होता है कि पुलिस तेरी तलाश में है, यहाँ का बच्चा बच्चा तेरी तलाश में है, और अगर किसी ने तुझे ढूंढ लिया या किसी ने तुझे देख लिया तो ये तुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन जैसे करतब तुमने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम जेल जाओगे। बब्बन, यहाँ की पुलिस ने सीधा एनकाउंटर के ऑर्डर निकाल दिए होंगे। यहाँ के लोग तुम्हें मार देना चाहते हैं क्योंकि तुमने 8 पुलिस वालों को ख़त्म किया है। बब्बन तांत्रिक गुरु की बातें सुनते ही डरे जा रहा। बब्बन के पैर कँपकँपा रहे। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कह रहा, तांत्रिक गुरु, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। हमें भारत पहुँचना होगा, वरना हम दोनों यहीं पर दफन होकर रह जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर बब्बन गया कहाँ। तांत्रिक गुरु बब्बन की तरफ देखकर कह रहे, बब्बन, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। हमें समुंदर पार करके भारत पहुँचना है, लेकिन समुंदर के चप्पे चप्पे पर इन्होंने सुरक्षा तैनात कर दी होगी, और हम जिस जगह से भारत पहुंचना है उस जगह से भी काफ़ी दूर हैं। हमें सबसे पहले तो श्रीलंका को ही पार करना होगा और फिर जाकर हम समुंदर तक पहुंचेंगे। उसके बाद क्या करना है ये बाद की बात है। इसके बाद बब्बन और तांत्रिक गुरु ये दोनों छुपते छुपाते वहाँ से निकलने लगे। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से साफ साफ कह दिया था कि अगर यहाँ का कोई भी आदमी हमें देखकर अजीबोगरीब व्यवहार करे तो हमें बस एक ही काम करना होगा, जितनी ताकत है उतनी ताकत से हमें भागना होगा। बब्बन ने तांत्रिक गुरु की बातों में हामी मिलाई थी और फिर बब्बन और तांत्रिक गुरु ये दोनों छुपते छुपाते श्रीलंका के गांवों और शहरों से निकलते निकलते बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से वो आ सकते थे भारत की ओर। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों लोगों से छुपते छुपाते रात में सफ़र करते। वो दिन में किसी सुनसान जंगल या इलाके में जाकर छुप जाते। श्रीलंका में अगर कहीं पर भी खेत मिलते तो दिन में उन खेतों में पड़े रहते, लेकिन रात होते ही वो अपनी यात्रा शुरू कर देते। बब्बन और तांत्रिक गुरु को चलते चलते तकरीबन 2 दिन बीत चुके थे। बब्बन और तांत्रिक गुरु लगातार 2 रातों तक चलते रहे, लेकिन इस बीच उनका सामना ना तो किसी आदमी से हुआ और ना ही श्रीलंका की पुलिस से। बब्बन और तांत्रिक गुरु आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही सुबह के तकरीबन 4 बजे हुए थे और उस समय पर एक शहर से निकल रहे थे। उस शहर में भी जगह जगह पर बब्बन के पोस्टर लगे हुए और उन पर भी लिखा हुआ था बब्बन द वांटेड। और जब ये दोनों सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास उस शहर को पार कर रहे थे, थोड़ी देर बाद ये किसी जगह पर छुपने ही वाले थे, क्योंकि बस सवेरा होने ही वाला था। लेकिन अभी थोड़ी सी रात थी, थोड़ा सा अंधेरा था, तो बब्बन और तांत्रिक गुरु चले जा रहे। लेकिन जब वो एक रोड को पार कर रहे थे तो श्रीलंका के 2 आदमी, जिनकी उम्र यही तकरीबन 35 से 40 साल के आसपास रही होगी, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और उनकी नज़र बब्बन और तांत्रिक गुरु के ऊपर पड़ गई और उन्होंने देखते ही बब्बन को पहचान लिया। बब्बन को पहचानते ही वो दोनों बब्बन के पीछे पड़ गए। उन दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चीखते चिल्लाते हुए बब्बन का पीछा करने लगे। जब बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों की नज़र उन आदमियों के ऊपर गई तो बब्बन ने भागना शुरू कर दिया। बब्बन काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहा और तांत्रिक गुरु भी बब्बन के पीछे पीछे भाग रहे, लेकिन बब्बन जवान था और बब्बन काफ़ी तेज़ी से भागे जा रहा। बब्बन इतना तेज़ भाग रहा था कि वो दोनों आदमी तो क्या, अगर पूरी श्रीलंका भी बब्बन का पीछा करती तब भी बब्बन को पकड़ नहीं पाती। लेकिन तांत्रिक गुरु बूढ़े हो चुके थे
और तांत्रिक गुरु से भागे नहीं जा रहा। तांत्रिक गुरु बब्बन से काफ़ी पीछे रह गए थे, लेकिन तांत्रिक गुरु फिर भी बब्बन की तरह भागने की कोशिश कर रहे। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन श्रीलंका के उन दोनों आदमियों ने तांत्रिक गुरु को पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर लाठी उठाई और उन्हें लात घूंसों और लाठियों से मारने लगे। तांत्रिक गुरु की उन दोनों ने काफ़ी अच्छे से पिटाई की। जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा कि तांत्रिक गुरु की अच्छे से धुनाई हो रही है, तो बब्बन पीछे भाग कर गया, क्योंकि बब्बन को तांत्रिक गुरु को भी बचाना था। बब्बन उन दोनों आदमियों के पास पहुंचा। उन्होंने बब्बन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बब्बन काफ़ी ताकतवर था। बब्बन ने उन दोनों को पकड़ा और बब्बन उन दोनों को काफ़ी ज़ोर से पीटे जा रहा। तांत्रिक गुरु भी अब गुस्से में आ गए थे। तांत्रिक गुरु ने एक आदमी की टांग पकड़ी और उसे बुरी तरह से मरोड़ दिया। उस आदमी की टांग वहीं पर टूट चुकी थी। वो आदमी टांग टूटते ही चिल्लाए जा रहा। वो आदमी इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि आसपास जितने भी घर थे उनमें जो लोग रहते थे वो उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ से जाग उठे और सब घरों से बाहर निकल कर आ गए। बब्बन अभी भी उन दोनों आदमियों को पीटे जा रहा। तांत्रिक गुरु ने उस आदमी की एक टांग पकड़ी हुई थी और उसे मरोड़े जा रहे। लेकिन जब उन लोगों ने बब्बन और तांत्रिक गुरु को देखा तो श्रीलंका के लोग दोनों पर भड़क उठे, क्योंकि अब तक हर कोई बब्बन को अच्छे से पहचानता था। वहाँ तकरीबन 25 से 30 लोग इकट्ठा हो चुके थे और वो बब्बन और तांत्रिक गुरु को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन बब्बन और तांत्रिक गुरु भागे जा रहे। रात का हल्का हल्का सा अंधेरा था। सूरज थोड़ी ही देर में निकलने ही वाला था। बब्बन और तांत्रिक गुरु उस अंधेरे के माध्यम से इधर उधर बचकर कहीं भाग जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन लोगों ने श्रीलंका की पुलिस को भी कॉल कर दिया। और जब बात श्रीलंका की पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस बंदूकें लेकर उनका पीछा करने लगी। पुलिस वाले गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल भागकर बब्बन और तांत्रिक गुरु का पीछा कर रहे। ये दोनों काफ़ी तेज भागे जा रहे, लेकिन जब तांत्रिक गुरु और बब्बन भाग रहे थे तभी एक पुलिस वाले ने गोली चलाई और वो गोली सीधा तांत्रिक गुरु के बाएं पैर को छूकर आर पार निकल गई, जिसमें तांत्रिक गुरु का पैर घायल हो चुका था। उनके पैर से खून निकले जा रहा। और जब बब्बन ने तांत्रिक गुरु को घायल देखा तो बब्बन पीछे की तरफ भागा। बब्बन ने तांत्रिक गुरु को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु को कंधे पर उठाकर भागे जा रहा। श्रीलंका के लोग और वहाँ की पुलिस बब्बन का पीछा कर रही थी। श्रीलंका के पुलिस वाले गोलियां चलाए जा रहे, लेकिन बब्बन था कि भागे ही जा रहा। बब्बन ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा ही नहीं और बब्बन की किस्मत शायद उस दिन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जब बब्बन भाग रहा था उसी समय पर अचानक शहर का मौसम बदल गया और तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगीं। वो हवाएं तो क्या, आंधियां चल रही थीं और उन आंधियों में कोई भी अच्छे से बब्बन का पीछा नहीं कर पा रहा। लोगों की आंखों में धूल मिट्टी उड़कर जा रही थी और थोड़ी ही देर बाद बारिश होना भी शुरू हो गया। बब्बन तांत्रिक गुरु को उठाए उठाए भागे जा रहा था। अब अंधेरा पहले से ही हो रहा था, तो जैसे ही बारिश होना शुरू हुआ तो अंधेरा और भी ज़्यादा हो गया। इतने अंधेरे में बब्बन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बब्बन भी चुपके से उस शहर की छोटी छोटी गलियों को पार करके भागे जा रहा था। तांत्रिक गुरु चिल्लाए जा रहे। बब्बन ने एक हाथ तांत्रिक गुरु के मुंह पर रखा हुआ, क्योंकि अगर कोई तांत्रिक गुरु की आवाज़ सुन लेता तो वो बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों को आराम से ढूंढ सकता था। इसके बाद बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे कोई अस्पताल ढूंढना होगा। बब्बन भागता भागता एक छोटे से अस्पताल में पहुँचा। वो काफ़ी छोटा अस्पताल था। बब्बन सीधा भागकर उस अस्पताल के एक कमरे में पहुँच गया।
वहाँ पर पहले से ही 2 डॉक्टर थे और एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। जब बब्बन ने ये सब देखा तो बब्बन ने उस अस्पताल के कमरे के दरवाजे लगा दिए और उन डॉक्टरों को मारने की धमकी देने लगा। वो डॉक्टर भी बब्बन को पहचान चुके थे और वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे बब्बन और तांत्रिक गुरु को देखकर, क्योंकि बब्बन के बारे में श्रीलंका का हर एक बच्चा जान चुका था। श्रीलंका की हर एक दीवार पर लिखा हुआ था बब्बन का नाम और लिखा हुआ था वांटेड। जब उन दोनों डॉक्टरों ने बब्बन और तांत्रिक गुरु को देखा तो वो दोनों बब्बन को देख देख कर डरे जा रहे। उन्हें डर था कि कहीं बब्बन उन्हें भी ना मार डाले, और बब्बन लग भी वैसा ही रहा था, क्योंकि तांत्रिक गुरु परेशानी में थे और बब्बन काफ़ी गुस्से में। बब्बन ने उन दोनों डॉक्टरों से कहा कि कैसे भी करके तांत्रिक गुरु को ठीक कर दो। तांत्रिक गुरु के पैर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो दोनों डॉक्टर भी डरे हुए थे। उन दोनों ने कपकपाते हुए जो ऑपरेशन वो कर रहे थे उस ऑपरेशन को वहीं पर अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बब्बन तांत्रिक के गुरु यानी तांत्रिक गुरु को एक बेड पर लिटाया और फिर तांत्रिक गुरु की मलहम पट्टी करना शुरू कर दिया। तांत्रिक गुरु का खून पूरी तरह से रुक चुका था और तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों ही उस कमरे में तकरीबन 3 से 4 घंटों तक खड़े रहे। इसके बाद जब तांत्रिक गुरु को लगा कि अब वो ठीक हो चुके हैं और अब वो भाग भी सकते हैं, तो तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन हमें कुछ करना होगा। श्रीलंका के लोग हमें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं और जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि हम अस्पताल के इस कमरे में हैं तो हमें गोलियों से भून दिया जाएगा। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देख रहा, तांत्रिक गुरु बब्बन की तरफ देख रहे। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। मैंने अब तक न जाने कितने ही भूत प्रेत पिशाचों छलावों और ब्रह्म राक्षसों का सामना किया है, तो ये मामूली पुलिस क्या चीज़ है तांत्रिक गुरु, ये पुलिस क्या चीज़ है। बब्बन हर समस्या से निपटना जानता है। बब्बन का जलवा पूरा भारत देख चुका है और अब बब्बन का जलवा श्रीलंका देखेगा। इसके बाद श्रीलंका के वो दोनों डॉक्टर बब्बन और तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कुछ कहे जा रहे, लेकिन बब्बन को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु ये बोल क्या रहे हैं। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन मैं कौन सा श्रीलंका में रोजाना आता रहता हूँ, मुझे क्या पता क्या बोल रहे हैं। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कह रहा, पता नहीं तांत्रिक गुरु ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जान बचानी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब बब्बन ये बातें तांत्रिक गुरु से कह रहा था तो बाहर पुलिस की गाड़ियों का सायरन बजने लगा और ऐसा लग रहा था कि मानो पुलिस वाले एक एक करके अस्पताल के अंदर आ रहे हों। उनके पैरों और जूतों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थीं और उन आवाज़ों को सुनकर बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही डरे हुए। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कह रहा, तांत्रिक गुरु हमें कुछ तो करना होगा, कैसे भी करके इस अस्पताल से बाहर निकलना होगा। लेकिन तांत्रिक गुरु बब्बन से कहे जा रहे, बब्बन हमारे पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं है बचने का। हम अगर अस्पताल से बाहर निकले तो पुलिस वाले हमें पहचान जाएंगे और बीच सड़क पर हमारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। बब्बन तांत्रिक गुरु की बातें सुनकर रोए जा रहा। रोते रोते बब्बन की नज़र उन डॉक्टरों के ऊपर गई जो कि कुछ कहे जा रहे थे। बब्बन के दिमाग में एक योजना आई। बब्बन ने उन डॉक्टरों को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और जैसे ही वो दोनों डॉक्टर बब्बन के पास आए, बब्बन ने अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दन अपनी बाहों में भर ली और बब्बन अपनी घुटनों से उनमें मारे जा रहा।
बब्बन ने उन्हें इतनी तेज पीटा था कि वो दोनों ही बेहोश हो गए। और जैसे ही वो बेहोश हुए, बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, तांत्रिक गुरु, अगर हमें बचना है तो कुछ नया करना होगा। तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन तू करना क्या चाहता है? तब बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, तांत्रिक गुरु, ऐसे तो हम कभी भी इस देश से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी भारत नहीं पहुंच पाएंगे, हमें भेष बदलना होगा। तांत्रिक गुरु बब्बन की ये बात सुनते ही समझ चुके थे कि आखिर बब्बन कहना क्या चाहता है। तांत्रिक गुरु ने जो लुंगी बांधी हुई थी, वो लुंगी तुरंत खोल दी बब्बन के सामने ही। तांत्रिक गुरु भी कमीने थे और उन्हें बब्बन की भी शर्म नहीं थी। तांत्रिक गुरु जल्दी जल्दी करके डॉक्टरों के कपड़े उतारे जा रहे। तांत्रिक गुरु ने डॉक्टरों के पूरे कपड़े उतार लिए थे, यहाँ तक कि कच्छा भी नहीं छोड़ा। जब तांत्रिक गुरु डॉक्टर का कच्छा उतार रहे थे तो बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु, ये कच्छा क्यों उतार रहे हो? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन भरोसा नहीं कर सकते, अगर यहाँ के पुलिस वालों ने कपड़े उतार लिए तो कम से कम कच्छा देखकर पहचान जाएंगे कि हम डॉक्टर ही हैं, इसीलिए मैं कच्छा छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता। बब्बन तांत्रिक गुरु की बात समझ चुका था। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने उन डॉक्टरों के कपड़े पहन लिए। तांत्रिक गुरु इतने कमीने थे कि उन्होंने उन डॉक्टरों के पास उनका कच्छा तक नहीं छोड़ा। तांत्रिक गुरु ने कच्छा भी पहन लिया था और इसके बाद जो लुंगी उन्होंने उतारी थी, उस लुंगी को तांत्रिक गुरु ने अपने कच्छे के अंदर घुसा लिया। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, ये क्या कर रहे हो? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, ये मेरी लुंगी है, इसे मैं ऐसे ही कहीं पर भी छोड़कर नहीं जा सकता। आज से 10 साल पहले इस लुंगी को मैंने नया खरीदा था, पूरे 9 रुपये देकर। तांत्रिक गुरु ने अब पूरी तरह से डॉक्टरों के कपड़े पहन लिए थे और फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, अब तुम भी कपड़े पहन लो। बब्बन ने भी जल्दी जल्दी दूसरे डॉक्टर के कपड़े पहन लिए। बब्बन भी कमीना था और उसने दूसरे डॉक्टर का कच्छा उतार कर पहन लिया था। बब्बन ने भी अपनी लुंगी अपने कच्छे के अंदर छुपा ली और बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, मैं भी अपनी लुंगी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, इसे भी मैंने आज से 9 साल पहले पूरे 12 रुपये देकर खरीदा था। तांत्रिक गुरु बब्बन की भावनाओं को समझ चुके थे और फिर तांत्रिक गुरु बाहर निकलने लगे, लेकिन बब्बन ने तांत्रिक गुरु का हाथ पकड़ लिया। तांत्रिक गुरु बब्बन की तरफ देखकर कह रहे, अबे बब्बन, यहीं पर रहना है क्या? पुलिस वाले अस्पताल में ही घूम रहे हैं और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो मार डालेंगे। अब तो हमने डॉक्टरों वाले कपड़े पहने हुए हैं, हम बचकर यहाँ से जल्दी भाग सकते हैं। इस कमरे के अंदर अगर वो आ गए तो यहाँ पर इन डॉक्टरों को मरा हुआ देखेंगे और हमें पहचान जाएंगे। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहे, अबे तांत्रिक गुरु, दिमाग तुम्हारे अंदर भी नहीं है? कपड़े भले ही डॉक्टरों के पहने हैं, लेकिन इस खोपड़ी का क्या करें? हमारा टकला दूर से ही चमक उठता है और बस पुलिस वालों को यही देखना काफ़ी है। अगर हमें टकला देखा तो वो पहचान जाएंगे कि हम दोनों ही हैं जिन्होंने डॉक्टरों का गेटअप लिया हुआ है। बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा। तांत्रिक गुरु बब्बन की बात समझ चुके थे। फिर तांत्रिक गुरु दिमाग लगा रहे और इसी बीच तांत्रिक गुरु की नज़र ग्लू की एक डिब्बी पर चली गई। वो फेविक्विक की डिब्बी थी। तांत्रिक गुरु फेविक्विक देखकर काफ़ी खुश। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, एक कैंची लेकर आ, हमारी समस्या का समाधान हो चुका है। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देख रहा। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, देख क्या रहा है, जल्दी से कैंची ढूंढ। बब्बन इधर उधर कैंची देख रहा, लेकिन बब्बन को कैंची कहीं पर मिल नहीं रही। फिर बब्बन की नज़र उस आदमी पर गई जिसका ऑपरेशन वो दोनों डॉक्टर कर रहे थे। बब्बन की नज़र जैसे ही उस आदमी के ऊपर गई तो बब्बन देख रहा कि उसके पेट में कैंची घुसी हुई थी। शायद वो दोनों डॉक्टर उसका पेट काटकर कोई ऑपरेशन करने वाले थे।
और उन्होंने कैंची उसके पेट में ही छोड़ दी थी। बब्बन की नज़र जैसे ही उस कैंची पर गई, बब्बन ने फ़ौरन वो कैंची उठाई और वो जो दोनों डॉक्टर थे उनके सर के पूरे बाल काट लिए। सर के बाल काटकर उसने अपने हाथों में रख लिए और फिर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, तांत्रिक गुरु, ये फेविक्विक तुम्हारी और मेरी दोनों की टकली खोपड़ी में चिपका दो। इसके बाद ऊपर से हम इन पर बाल डाल देंगे और वो बाल ऐसे चिपकेंगे कि असली बालों से भी ज़्यादा असली लगेंगे। तांत्रिक गुरु ने वैसा ही किया। तांत्रिक गुरु ने वो डिब्बी खोली और फेविक्विक बब्बन के टकली खोपड़ी पर लगा दी। इसके बाद बब्बन अपनी खोपड़ी के ऊपर वो कटे हुए बाल लगाए जा रहा। तांत्रिक गुरु ने भी फेविक्विक अपनी खोपड़ी पर लगा ली थी और अब तांत्रिक गुरु भी बाल अपनी खोपड़ी पर लगाए जा रहे। दोनों ने बाल इस कदर खोपड़ी पर लगाए थे कि वो बाल रियल लग रहे थे। और फिर बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन बब्बन को शक था कि कहीं अगर ये दोनों डॉक्टर उठ गए और इन्हें होश आ गया तो हम फंस सकते हैं। इसलिए बब्बन ने निकलते निकलते उन दोनों के चेहरे पर जोरदार लात मारी थी और तांत्रिक गुरु से कहा था कि जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मेरा पूरा दावा है कि इन दोनों को कभी होश नहीं आएगा। मतलब बब्बन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। और फिर बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकल रहे। दोनों बिल्कुल डॉक्टर लग रहे थे और दोनों डॉक्टरों की तरह चलने की कोशिश किए जा रहे। बब्बन और तांत्रिक गुरु काफ़ी धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल कर आए और अभी दोनों अस्पताल से निकलकर तकरीबन 20-25 मीटर बाहर ही आए होंगे कि तभी उन्हें पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। पुलिस वाले उस अस्पताल के आसपास आ चुके थे और सामने से पुलिस वाले आ रहे। बब्बन ने जब पुलिस वालों को देखा तो बब्बन भागना चाहता था, लेकिन तांत्रिक गुरु ने बब्बन का हाथ वहीं पर पकड़ लिया और तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन भागने की कोशिश मत करना। अब हम दोनों को ये तो क्या खुद भारत वाले भी नहीं पहचान सकते जहाँ पर तुमने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। बब्बन, हम डॉक्टर बन चुके हैं, अगर भागे तो इन्हें शक हो जाएगा, भागना मत। बब्बन तांत्रिक गुरु की बात समझ चुका था और फिर बब्बन ऐसे ही चले जा रहा जैसे वो दोनों पहले चल रहे थे। बब्बन चलता चलता उन पुलिस वालों के ठीक सामने पहुंच गया। उन पुलिस वालों ने बब्बन और तांत्रिक गुरु को रोक लिया और वो बब्बन और तांत्रिक गुरु से कुछ कहे जा रहे, लेकिन वो श्रीलंका की भाषा में बोल रहे थे, तो बब्बन और तांत्रिक गुरु को कुछ समझ नहीं आ रहा। तांत्रिक गुरु बब्बन की तरफ देखकर इशारा कर रहे, बब्बन बोल मत जाना, चुप कर जा बब्बन, चुप कर जा, अगर तू बोला तो ये पहचान जाएंगे हमारी असलियत। इसके बाद वो पुलिस वाले कुछ कहे जा रहे, लेकिन बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों ही उनकी भाषा नहीं समझ रहे। लेकिन इसके बाद उन पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी के अंदर से एक आदमी को बाहर निकाला। उस आदमी का पैर टूटा हुआ था, पैर बुरी तरह से मुड़ा हुआ था और उसे देखकर तांत्रिक गुरु एकदम हैरान, क्योंकि वो आदमी वही आदमी था जिसका पैर तांत्रिक गुरु ने तोड़ा था सुबह 4 बजे के करीब। और तांत्रिक गुरु ने जब उस आदमी को देखा तो तांत्रिक गुरु को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा, क्योंकि वही कमीना था जिसकी वजह से पुलिस वालों और इन श्रीलंका के लोगों से बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु को बचकर भागना पड़ रहा था, क्योंकि बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों बड़े आराम से निकल कर जा रहे थे। लेकिन इस कमीने ने आवाज़ मचा मचा कर सभी लोगों को अपने पास बुला लिया। तांत्रिक गुरु का उस आदमी को देखते ही पारा चढ़ रहा और वो पुलिस वाले उस आदमी की टांग दिखा दिखा कर तांत्रिक गुरु और बब्बन से कुछ कहे जा रहे। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों उनकी भाषा तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके हाथों के इशारों को देखकर वो दोनों समझ चुके थे कि ये पुलिस वाले हमें असली वाला डॉक्टर समझ रहे हैं
और शायद कह रहे हैं कि इस आदमी का पैर टूट गया है, इसका पैर ठीक कर दो। बब्बन और तांत्रिक गुरु ने हाँ में सिर हिलाया और इसके बाद तांत्रिक गुरु ने हाथ के इशारे से उन पुलिस वालों से कहा कि इस आदमी को अस्पताल के एक कमरे में लेकर चलो। तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस आदमी को अस्पताल के दूसरे कमरे में लेकर गए। उस कमरे में नहीं लेकर गए थे जहां वो उन दो डॉक्टरों का गेम बजा कर आए थे, बल्कि उन दोनों ने दूसरा कमरा चुना और उस कमरे में जाकर उन्होंने उस आदमी को लिटा दिया। वो आदमी उन दोनों डॉक्टरों की तरफ, यानी कि बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु की तरफ ऐसे देख रहा जैसे वो उन्हें जानता हो, लेकिन शायद वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये थी कि उस आदमी के साथ एक पुलिस वाला भी उस कमरे में आया था और वो पुलिस वाला भी बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु की तरफ ही देखे जा रहा। वो ऐसे खड़ा था कि जैसे ये दोनों डॉक्टर क्या इलाज करते हैं, मैं सीखने की पूरी कोशिश करता हूँ। वो पुलिस वाला काफ़ी गौर से देख रहा और बब्बन और तांत्रिक गुरु को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पैर को कैसे ठीक किया जाए। फिर तांत्रिक गुरु ने एक इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन के अंदर तांत्रिक गुरु को नहीं पता था कि आखिर कौन सी दवाई भरनी है। उन्होंने वो जो पानी की बोतल होती है, जिसे गर्मियों के टाइम में ऐसे ही ड्रॉप के तौर पर चढ़ाया जाता है ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, उस बोतल से एक इंजेक्शन को भर लिया। और उस इंजेक्शन को भरने के बाद तांत्रिक गुरु उस आदमी से कह रहे, अपना पैंट उतारो, मुझे अपना पिछवाड़ा दिखाओ, मुझे ये इंजेक्शन तुम्हारे पिछवाड़े में लगाना है। मतलब तांत्रिक गुरु ये कह नहीं रहे थे, बस हाथ के इशारे से उस आदमी को समझा रहे। और वो आदमी हाथ के इशारे से ही तांत्रिक गुरु और बब्बन से कह रहा कि कमीनों, चोट तो पैर में लगी है, इससे पिछवाड़े का क्या लेना देना है। लेकिन तांत्रिक गुरु माने नहीं। उन्होंने ज़बरदस्ती उस आदमी का पैंट उतरवा लिया और फिर जैसे जानवरों में इंजेक्शन ठोका जाता है, वैसे वो इंजेक्शन उस आदमी के पिछवाड़े में ठोका था। वो पुलिस वाला भी ये देखकर हैरान था कि आखिर ये कैसा डॉक्टर है, इंसानों की तरह इंजेक्शन लगा ही नहीं रहा, बल्कि ऐसे लगा रहा है जैसे किसी भैंसे के अंदर इंजेक्शन ठूंस रहा हो। लेकिन तांत्रिक गुरु हाथ के इशारे से उस पुलिस वाले को भी समझा रहे। तांत्रिक गुरु हाथ ऐसे कर रहे जैसे कह रहे हों, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं बहुत पुराना डॉक्टर हूँ। वो पुलिस वाला भी हाथ के इशारे को समझ पा रहा था और उसने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। बब्बन उस पुलिस वाले से कमरे से बाहर निकलने के लिए बोल रहा। बब्बन ने हाथ के इशारे से उस पुलिस वाले को समझाया कि मामला थोड़ा रिस्की हो सकता है, चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है, पैर ठीक करने में हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है और हम जितना खून बहाएंगे तुमसे देखा नहीं जाएगा, इसीलिए कमरे से बाहर चले जाओ। पुलिस वाले ने भी बब्बन की हाथ के इशारे की बात मान ली थी और वो कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद बब्बन ने दरवाज़ा बंद किया और बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, यही वो कमीना है जिसने सवेरे सवेरे हमारे बारे में पूरे श्रीलंका को बताया था। तांत्रिक गुरु, हम पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, लेकिन याद रखना, इस आदमी का इलाज ऐसा करना है कि ये फिर कभी किसी को पकड़ नहीं पाएगा। इसके बाद बब्बन ने उस आदमी के मुंह पर हाथ रख लिया और तांत्रिक गुरु ने उसका पैंट उतारा हुआ था। उसके पिछवाड़े में तांत्रिक गुरु एक एक करके इंजेक्शन ठूंसे जा रहे। तांत्रिक गुरु ने अब पानी भरना भी बंद कर दिया था। इंजेक्शन में बिना पानी भरे ही तांत्रिक गुरु डायरेक्ट वो इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में मारते और उसके पिछवाड़े से खून खींच लेते। तांत्रिक गुरु लगातार ऐसा ही कर रहे थे। तकरीबन 60 से 70 बार तांत्रिक गुरु ने वो इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में मारा। वो आदमी चिल्लाए जा रहा था, लेकिन बब्बन ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ। इसके बाद जब तांत्रिक गुरु बार बार वो इंजेक्शन उसके पिछवाड़े में घुसाए जा रहे, तो बब्बन को भी ये देखकर मजा आ रहा। बब्बन उस आदमी पर पहले से ही गुस्सा था। बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर कह रहा, तांत्रिक गुरु, अब मेरी बारी है,
आप बस एक बार इस आदमी के मुंह पर हाथ रख लीजिए, फिर बाकी क्या करना है वो मैं देख लूँगा। तांत्रिक गुरु ने अपना एक हाथ उस आदमी के मुंह पर रख लिया, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी उसके पिछवाड़े में इंजेक्शन घुसाई जा रहा। वो आदमी चीखे चिल्लाए जा रहा। उसके पिछवाड़े पर इतना खून हो गया था कि मानो पिछवाड़ा पिछवाड़ा नहीं बल्कि खून की दुकान हो। हर जगह बस खून ही खून दिख रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पीछे गया और पीछे जाने के बाद बब्बन एक बड़ा वाला इंजेक्शन लेकर आया। वो इंजेक्शन वास्तव में पशुओं का इंजेक्शन था और जानवरों के उस इंजेक्शन को बब्बन ने उस आदमी की टांग में घुसा दिया। बब्बन उसी टांग में वो इंजेक्शन मारे जा रहा जिस टांग को तांत्रिक गुरु ने तोड़ा था। वो आदमी श्रीलंकाई भाषा में कुछ चीखे चिल्लाए जा रहा, लेकिन बब्बन को पहले से ही गुस्सा आ रहा। बब्बन उस आदमी में चमाटे मारता। बब्बन इतनी जोर जोर से उसके पिछवाड़े पर तमाचे मार रहा था जैसे कोई वीआईपी ढोल बज रहा हो। तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस आदमी से अपना पूरा बदला ले रहे थे और वो आदमी बेहोश हो गया। जैसे ही वो आदमी बेहोश हुआ तो तांत्रिक गुरु ने उस आदमी को उसका पैंट पहना दिया। उसके पिछवाड़े को अच्छे से ढक दिया गया और पिछवाड़े पर जो खून लगा हुआ था उसे तांत्रिक गुरु ने एक रुई की मदद से पोंछ दिया था। फिर तांत्रिक गुरु ने उसके पैर को पकड़ा और पैर को पकड़कर बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। तांत्रिक गुरु ने उसके दोनों पैर तोड़ डाले थे और पैरों को तोड़ने के बाद तांत्रिक गुरु उन पैरों पर ऐसे ही बैंडेड लगा रहे ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि इसके पैरों का इलाज किया गया है। इसके बाद वो पुलिस वाला कमरे के अंदर आ गया, लेकिन जब उस पुलिस वाले ने दोनों ही पैरों के ऊपर बैंडेड बंधी हुई देखी तो पुलिस वाला भी हैरान था कि आखिर ये कैसे डॉक्टर हैं। चोट तो बस एक पैर में लगी थी, दोनों पैरों की मरहम पट्टी कर दी। फिर वो पुलिस वाला तांत्रिक गुरु और बब्बन की तरफ इशारे कर रहा कि तुमने दूसरे पैर पर यह बैंडेड क्यों बांधा है। तो तांत्रिक गुरु हाथ के इशारे से समझा रहे, हम महान डॉक्टर हैं, बहुत पुराने डॉक्टर हैं, हमें जितना नॉलेज है उतना किसी को नहीं है। इसके दूसरे पैर में भी हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था, चिंता मत करो, 5-6 साल में ये दोनों पैर ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों उस अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आए और फिर अस्पताल से भी बाहर चले गए। ये दोपहर का वक्त था। बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ये दोनों ही खुलेआम दोपहर के समय श्रीलंका के शहर में घूम रहे। इसके बाद दोनों खाने पीने की एक दुकान पर चले गए क्योंकि बब्बन और तांत्रिक गुरु ने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और ये दोनों काफ़ी भूखे थे। तांत्रिक गुरु ने जिस आदमी की टांग तोड़ी थी उसके जेब में कुछ पैसे पड़े हुए थे। तांत्रिक गुरु ने वो पैसे उसकी जेब से निकाल लिए और वो पैसे लेकर वो सीधा शहर की तरफ बढ़ाए थे। जब तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक दोनों ने पेट भरकर खाना खाया तो तांत्रिक गुरु ने वो पैसे दुकानदार को दे दिए जिसने वो खाना खिलाया था। उस दुकान के ऊपर भी बब्बन का फ़ोटो लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था बब्बन द वांटेड। लेकिन बब्बन उसी दुकान पर बैठकर खाना खा रहा, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। तो बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों समझ चुके थे कि अब हम दोनों यहाँ से आसानी से बाहर निकलकर जा सकते हैं, हमें भारत पहुँचना होगा। तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों बढ़ चले थे भारत की ओर, लेकिन उन्हें पार करना था समुद्र जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। और फिर उस शहर से बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों एक बस के अंदर बैठकर समुद्र के तट पर आ चुके थे जहां से उन्हें रास्ता मिल सकता था भारत पहुंचने का। और इसके बाद बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों भारत आना चाहते थे, लेकिन तांत्रिक गुरु ने बब्बन को रोक लिया। तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन हमें दिन के समय यहाँ से नहीं निकलना चाहिए,
क्योंकि हमें यहाँ की भाषा नहीं आती है और यहाँ का बच्चा बच्चा हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को हमारी असलियत का पता चला तो हम मारे जाएंगे। हमें रात का इंतज़ार करना होगा। हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम किसी नाव चलाने वाले से मदद मांगकर रात रात में नाव की मदद से भारत पहुंच जाएंगे। हमें ऐसा ही करना चाहिए। बब्बन ने भी तांत्रिक गुरु की बात मान ली थी और अब दोनों इंतज़ार कर रहे थे रात होने का। रात हुई। रात के तकरीबन 9 बज गए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि उन्हें नाव के जरिए भारत पहुंचा सके। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोई भी भारत नहीं जाना चाहता था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों इंतज़ार कर रहे किसी ऐसे आदमी का जो कि उन्हें नाव के जरिए से ये समुंदर पार करवा दे और कैसे भी करके वो दोनों भारत पहुंच जाएं। लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। इसी चक्कर में रात के तकरीबन 12 बज गए और फिर अब उन दोनों को काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि यही रात थी बब्बन और तांत्रिक गुरु के पास, क्योंकि सवेरा होते ही कुछ भी हो सकता था। दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे थे। बब्बन खुद नाव बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन नाव बना तो लोगे, लेकिन नाव चलाना आता है क्या? तब बब्बन कह रहा, हाँ नाव चलाना तो आता है, लेकिन मैं नाव बना नहीं सकता। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन अगर नहीं बना सकता तो किसी की नाव चोरी कर लेते हैं। बब्बन ऐसा ही करना चाहता था। बब्बन चोरी करने की फिराक में था, लेकिन तभी उन्हें एक मछुआरा मिल गया। वो मछुआरा समुंदर के किनारे पर नाव चला रहा था और उसने भारत की भाषा में, मतलब हिंदी में बोलकर बब्बन और तांत्रिक गुरु से कहा, क्यों भाई, भारत जाना है क्या? कहो तो मैं छोड़ देता हूँ, हमारा तो यही काम है। आ जाओ, पैसे रख दो जेब में, मैं तुम्हें भारत लेकर चलूँगा। आगे एक बड़ी नाव खड़ी है, बस तुम्हें वहाँ तक पहुँचाना है और वो नाव सीधा भारत जाती है, तुम्हें रात रात में ही छोड़ देगी। जब बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु ने उस मछुआरे की ये बात सुनी तो दोनों की आंखें चमक उठीं और फिर बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों दौड़कर उस नाव में जाकर बैठ गए। उस नाव चालक ने, यानी कि मछुआरे ने, बिना किसी पूछताछ के नाव चलाना शुरू कर दिया और वो मछुआरा नाव चलाए जा रहा। मछुआरा काफ़ी देर तक नाव चलाता रहा। रात के तकरीबन 3 बज चुके थे और इतनी देर में वो मछुआरा एक भी बार बब्बन और तांत्रिक गुरु से बोला नहीं। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन तुमने एक चीज़ पर गौर किया? तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, क्या तांत्रिक गुरु? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन ये मछुआरा हिंदी जानता है, इसने हमसे हिंदी में बात करी थी। तब बब्बन तांत्रिक गुरु की तरफ देखकर उस आदमी से कह रहा, क्यों भाई, तुम्हें हिंदी आती है? तब वो आदमी, यानी कि वो मछुआरा, बब्बन से कहे जा रहा, अरे साहब, हिंदी तो क्या, मुझे तो संसार की सभी भाषाएं आती हैं। तब बब्बन हैरानी से उस आदमी की तरफ देख रहा। बब्बन उस मछुआरे से कह रहा, लेकिन तुम तो एक मछुआरे हो और एक मछुआरे को इतनी भाषाएं कैसे आ सकती हैं? तब वो मछुआरा बब्बन से कह रहा, साहब, मुझे भाषाओं की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो मैं किसी भी भाषा में बात कर सकता हूँ। वो क्या है ना, आत्माओं को भाषा की ज़रूरत नहीं होती। आत्माएं संसार की हर एक भाषा बोल और समझ सकती हैं। बब्बन उस आदमी की बात सुनकर कह रहा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तांत्रिक गुरु उस आदमी की तरफ देख रहे और उस आदमी की तरफ देखते देखते तांत्रिक गुरु समझ चुके थे कि जिस आदमी की नाव में वो दोनों बैठे हुए हैं वो कोई आदमी नहीं बल्कि
एक प्रेत आत्मा है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी तांत्रिक गुरु उस मछुआरे से कुछ कह नहीं रहे। तांत्रिक गुरु चुपचाप बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वो आदमी, यानी कि वो मछुआरा जो कि नाव चला रहा था, वो तांत्रिक गुरु और बब्बन से कह रहा, साहब, क्या आपको एक चीज़ पता है? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पर साल भर में हजारों लोग मारे जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये रास्ता शैतानी है। यहाँ पर हजारों लाखों प्रेत आत्माएं रहती हैं और रात के घने अंधेरे में वो अपना शिकार ढूंढती हैं। जब उन्हें शिकार मिल जाता है तो वो एक नाव वाला बनकर उनके पास चली जाती हैं और समुंदर पार करवाने के बहाने इस जगह पर ले आती हैं जिस जगह से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद वो उन आदमियों को दिखाते हैं अपना असली रूप और उन्हें यहीं पानी में डुबाकर मार डालते हैं। क्या आपको पता है साहब? उस आदमी की बात सुनकर बब्बन मुस्कुराए जा रहा। फिर बब्बन ने जब उस आदमी को डरते हुए देखा, क्योंकि वो डरते डरते ये बात बोल रहा था, तो बब्बन उस आदमी से कह रहा, तुम चिंता मत करो, हम प्रेत आत्माओं से नहीं डरते। हजारों लाखों तो क्या, अगर यहाँ पर करोड़ों प्रेत भी हों तब भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम बस आराम से नाव चलाते रहो। तांत्रिक गुरु बब्बन की इस बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा थे। तांत्रिक गुरु अपना माथा पीटे जा रहे, क्योंकि तांत्रिक गुरु मन ही मन सोच रहे थे कि ये बब्बन कमीना कैसा तांत्रिक है। प्रेत के साथ बैठा हुआ है और प्रेत को पहचान भी नहीं रहा। उसी से कह रहा है कि तुम चिंता मत करो। पता नहीं इसको किस घड़ी में तांत्रिक बनाया था मैंने। लेकिन इसके बाद समुद्र में अचानक बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु को डरावनी आवाज़ें आने लगीं। वो पानी के बीचों बीच थे। दूर दूर तक उन्हें पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आवाज़ें ऐसी आ रही थीं कि मानो काफ़ी सारे आदमी उस नाव पर घूम रहे हों, नाव के इधर उधर चल रहे हों। बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों काफ़ी अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि शायद जिन प्रेत आत्माओं के बारे में इस आदमी ने कहा था, वो प्रेत आत्माएं आ चुकी हैं और अब वो शायद हम पर हमला करने वाली हैं। अभी तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि जो मछुआरा जो कि नाव चला रहा था, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। वो आदमी जो नाव चला रहा था, वो इन दोनों के सामने ही एक बड़े से कुत्ते के रूप में बदल गया। वो काले रंग का कुत्ता था और वो कुत्ता बब्बन और तांत्रिक गुरु से कहे जा रहा, फंस गए मेरे जाल में। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता कि तुम दोनों तांत्रिक हो? पुलिस को बेवकूफ बना सकती हो, शैतानों को नहीं। गुंबद बासनी से तुमने गलत पंगा लिया था। अब तुम दोनों मारे जाओगे। बब्बन, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कब तक तैरते रहोगे समुद्र में? कब तक? और इतना कहते ही वो आदमी और वो नाव दोनों वहाँ से गायब हो गए और बब्बन और तांत्रिक गुरु दोनों सीधा पानी में। तांत्रिक गुरु और बब्बन दोनों घंटों भर तक उस पानी में तैरते रहे थे, लेकिन उन्हें जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो दोनों पानी के अंदर डूब गए। लेकिन इसके बाद जब बब्बन को होश आया तो बब्बन देख रहा कि तांत्रिक गुरु उसके पास ही बैठे हुए थे और उसकी छाती को दबाए जा रहे। बब्बन के मुंह से पानी निकले जा रहा था। बब्बन एकदम से उठकर बैठ गया और फिर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अरे तांत्रिक गुरु, मैं जिंदा हूँ क्या? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें भला कोई कैसे मार सकता है? तब बब्बन ने पूछा था कि आखिर हम जिंदा कैसे बचे?
तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन, डूबने से पहले मैंने अपनी साधनाओं के जरिए हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया था, जिसकी वजह से हम मरे नहीं, और उस सुरक्षा कवच में बहते बहते हम यहाँ पर आ गए। हम भारत पहुँच चुके हैं। इसके बाद बब्बन खड़ा हुआ और फिर बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों चलकर अपनी कुटिया की तरफ आने लगे। लेकिन जब वो दोनों रास्ते में थे तो रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना तो बब्बन ने की थी और ना ही तांत्रिक गुरु ने।